बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज की क्लास में इससे पहले हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस क्या होगा। आज हमने देखना है कि फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखा। डाइपोल में क्या था कि आपके पास दो चार्जेस थे विच वर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दैट मीन्स कि आपने उसमें दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की और उनका अपने वेक्टर सम लिया। आज मैं आपको हम शुरू करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट मी टेल यू के व्हाट इज़ द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैं आपको जो कैलकुलेशन करवाऊंगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कैलकुलेशन है वो सेम मैनर में ही चलती है। एक मेथड ये है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कैलकुलेशन करें और फिर E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें। या फिर ये कि आप सारी यही मेथडोलॉजी शुरू से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अडॉप्ट करें, दोनों चीज़ें वैलिड है। मैं आपको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करके उधर से डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं, मैं उस तरह से करवा रही हूँ, दोनों मेथड वैलिड है। अच्छा, पहली बात यह आ गई कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसमें आते हैं जी जी तो अच्छा अब आपको कम हुई डिस्टॉर्शन। अच्छा अब आई रिपीट कि हमने इससे पहले शुरू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड किया था, फिर ये कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस होते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं। आज फिर हमने डाइपोल के लिए किया, इसमें वी हैड टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें आपने कैसे फाइंड की थी कि दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड का आपने वेक्टर सम लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये होगा कि अब हम यूँ करेंगे, जब अगर आपके पास चार्ज ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो क्या होगा। अच्छा, अब इसमें आज के लेक्चर में मैं आपको चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना बता रही हूँ। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स में कुछ भी फाइंड करना हो, आपके पास स्टेप्स ये रहते हैं। यू हैव टू ऑप्शंस के या तो आप इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, या फिर सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करके इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें। तो इजी मेथड यही है कि आपने अगर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर ली है तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली फाइंड कर लें। So what is the continuous charge distribution? Continuous charge distribution ये है कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बारे में देखा। कूलम्स लॉ हमारे पास पॉइंट चार्जेस के लिए हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब व्हाट हैपन्स इफ वी हैव पॉइंट चार्जेस की बजाय अगर आपके पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, आपके पास एक कोई बारीक सी वायर आए जिसके ऊपर चार्ज हो, उसकी वजह से अगर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी हो या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। अगर आपके पास एक आ जाए कोई डिस्क आ जाए, कोई प्लेट आ जाए, कोई आपके पास मेटालिक प्लेट है जिस पे चार्ज है, तो आप कैसे उसकी वजह से फोर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए कि हम कूलम्स लॉ उधर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले आपने ये देखा था, यहाँ पर आपने ये पढ़ा भी था, यहाँ पर लिखा होगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि आपके पास चार्ज जो कूलम बहुत लार्जर यूनिट है, अगर आप 6 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सम करते हैं तो आपके पास 1 कूलम बनता है। अगर लेट्स सपोज आपके पास एक वायर है, बहुत थिन वायर है, मैं उसमें कहती हूँ कि 1 नैनो कूलम चार्ज है, तो 1 नैनो कूलम चार्ज का मतलब है कि उसके पास अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ से फाइंड करो तकरीबन 10 की ताकत 9 यानी 10 रेज़ टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो अगर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप कूलम्स लॉ अप्लाई करते हो, तो ये जो कूलम्स लॉ की इक्वेशन है वो डायरेक्टली दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को 1 बाय 1 फाइंड करेगी। सो अगर आपने एक वायर की वजह से एक टेस्ट चार्ज पे फोर्स फाइंड करनी है, तो उस लाइन ऑफ चार्ज में, उस वायर ऑफ चार्ज में अगर 10 रेज़ टू पावर 9 लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 बाय 1 क्या 10 रेज़ टू पावर 9 इक्वेशंस लिखोगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हम इतनी ज़्यादा डिस्क्रीट कैलकुलेशन इस तरह से नहीं कर सकते।
उसके लिए हम कुछ सपोज करते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि आपके पास जो चार्ज है वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ये सपोज कर लो, आप उन चार्जेस की इंटरेक्शन को या उस चार्ज वो मटेरियल क्या है उन सब चीज़ों की बजाय आप फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लो कि वो जो थिन वायर है, उस थिन वायर में आप समझ लो कि वो थिन वायर के ऊपर उसकी सरफेस पे चार्ज जो है ना वो एक शीट की फॉर्म में, एक कंटिन्यूस लेयर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस कंटिन्यूस लेयर की फॉर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम देखो ना, हम एक पॉइंट चार्ज से, सिंगल पॉइंट चार्ज से 2 पॉइंट चार्ज पे आए, ग्रुप ऑफ चार्ज पे आए, अब हम एक ऑब्जेक्ट पे आ गए हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट पे आ गए हैं तो हमारे लिए डायरेक्टली उसकी फोर्स फाइंड करना या उसकी फील्ड फाइंड करना ईजी नहीं है। तो हम ये सपोज करते हैं कि आपके पास वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म शीट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। Let's suppose we say the object is insulator and the charge is distributed on its surface। और हम ये कहते हैं कि आपके पास वो चार्ज जो है ना वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बच्चों ये है कि आपके पास उसकी जो डेंसिटी है वो हर जगह सेम है। उसकी एग्जांपल, एक लेमैन एग्जांपल आप यूँ समझ लो कि अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो, हाफ क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, हाफ में नहीं है। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर यूनिट एरिया फाइंड करती हूँ तो आपके पास उस एरिया में जहाँ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर तो स्टूडेंट की डेंसिटी आएगी और हाफ एरिया में नहीं आएगी। लेकिन यही अगर आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर सारे बच्चे, जिस तरह आजकल सोशल डिस्टेंसिंग है, आप उस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे बैठे हुए हैं। लेट्स सपोज हर स्टूडेंट जो है वो 3-3 फीट फासले पे बैठा हुआ है। तो उस सारी क्लासरूम में अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर मीटर स्क्वायर फाइंड करती हूँ तो आपके पास वो सेम आएंगे। उसका मतलब है कि स्टूडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एग्जाम हॉल। इसी तरह से हम ये सपोज करेंगे कि वो जो चार्ज है वो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप चार्ज की डेंसिटी पूरे ऑब्जेक्ट के लिए निकालो या किसी थोड़े एरिया के लिए निकालो, थोड़ी लेंथ के लिए निकालो या थोड़े वॉल्यूम के लिए निकालो, चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? सेम आएगी। आपके पास चार्ज को आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें वी आर सपोजिंग कि आपके पास चार्ज एक कंटिन्यूस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए हम 3 कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं, लाइन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, रिंग ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, डिस्क ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, स्फेरिकल सरफेस भी पढ़ सकते हैं। आज के दिन हम रिंग ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। लाइन ऑफ चार्ज में पहले आपको मतलब सिलेबस में करवाती भी होती थी, लेकिन आज मैं आपको रिंग ऑफ चार्ज कराऊंगी। जो लाइन ऑफ चार्ज है उसे हम साइड पे रख लेते हैं किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे। आज हम रिंग ऑफ चार्ज में आपको खुद करवाऊंगी। अच्छा जी, अब जो मैंने चार्ज डेंसिटी की बात की, तो चार्ज डेंसिटी में सबसे पहले आपके पास आती है, अब देखो चार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात की है। आपको पता है कि आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 डायमेंशंस के हो सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, बहुत थिन वायर है जिसकी आप सिर्फ लेंथ कंसीडर कर रहे हो, उसकी थिकनेस नहीं कंसीडर कर रहे, एक बहुत थिन रॉड है, थिन लाइन कह सकते हैं, थिन वायर कह सकते हैं, उसमें फिर आपके पास जो डेंसिटी आएगी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। और उसमें हम जो डेंसिटी फाइंड करेंगे उसका मतलब ये होगा कि आप चार्ज पर यूनिट लेंथ फाइंड कर रहे हैं। जब आप चार्ज पर यूनिट लेंथ फाइंड करेंगे तो दैट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और वो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसे हम लैम्डा से शो करते हैं, उसका सिंबल क्या है? लैम्डा। ठीक, उसके लिए अगर आपके पास, ये मैंने डायग्राम, ये मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करवा रही लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए इसका डायग्राम दिखा रही हूँ। ये एक रॉड है, बहुत थिन रॉड है जिसकी आप थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे, यानी आप समझ लें कि आपके पास कोई एटॉमिक लेवल की रॉड है। जैसे आपके पास अब इस फिगर में जाहिर है फॉर द इलस्ट्रेशन हम उसको बड़ा करके शो करते हैं। आपके पास एक बहुत स्मॉल, बहुत थिन वायर है या रॉड है या लाइन है जिसके ऊपर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी लेंथ L है और उसके ऊपर टोटल चार्ज जो है ना वो Q है। तो उसमें जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L। चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ। तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू Q/L। अब क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दिस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम होगी चाहे आप होल के लिए करो या किसी पार्ट के लिए करो। उसके लिए अगर हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, ये देखो, ये मैंने ग्रीन लाइन से थोड़ा सा शो किया है,
अगर हम इस तरह इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें और हर एलिमेंट की लेंथ कितनी हो, डी जेड हो। डी का मतलब आपको पता है डिफरेंशियल होता है, स्मॉल होता है। सो अगर आपके पास हर एक एलिमेंट की जो लेंथ है वो डी जेड हो और उसके ऊपर चार्ज कितना हो, डी क्यू हो। अगर हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है जिसमें एक की लेंथ डी जेड है और उसके ऊपर चार्ज डी क्यू है, तो इस एलिमेंट के लिए फिर कितनी आएगी, इस एलिमेंट के लिए भी लैम्डा आएगा डी क्यू ओवर डी जेड। अगर आप इसको अरेंज कर दो तो डी क्यू किसके इक्वल है, लैम्डा इंटू डी जेड। हम ये कह सकते हैं कि हमने एक लाइन ऑफ चार्ज ली, उसे आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया, या आप कह सकते हो आपने एक लाइन ऑफ चार्ज लिया, उसको लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया, और जो कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लिया, क्योंकि आपने इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म आपने देखना है, कोई आपने सिमेट्री बनानी है। हम बहुत ही अनसिमेट्रिक सी चीज़ लेंगे तो हम बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाएंगे। टू स्टार्ट विद आप एक सिमेट्री ले रहे हो कि सारे आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट में डिवाइड करके अगर आप किसी एक पार्ट के ऊपर चार्ज देखते हो तो वो कितना है, डी क्यू है। तो उस एक एलिमेंट के चार्ज को अगर आप लैम्डा की फॉर्म में डिफाइन करो तो वो ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विल बी यूज्ड इन टुडेज डेरिवेशन। अब ये ऐसे है कि अच्छा देखो, हम ये कंटिन्यूटी या ये सिमिलैरिटी क्यों ले रहे हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है ना, हम ये कह रहे हैं कि हम कूलम्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, वन बाय वन हम इतनी मिलियंस ऑफ इक्वेशंस नहीं लिख सकते। तो हमने ये सपोज किया कि चार्ज एक कंटिन्यूस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हमने क्योंकि इक्वल साइज के एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिए, इक्वल लेंथ के एलिमेंट्स में। आपको याद होगा आपने पढ़ा था वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें आप ये देखते थे कि आपके पास एक पाथ था जिसको आपने स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया था। एक पैच के लिए आप वर्क लिखते थे और उसको टोटल के लिए क्या कर देते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। सो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है। सो हम एक कंटिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए कि हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकें, हम ये सपोज करते हैं कि आपके पास हमने उसको इक्वल इंटरवल्स में जैसे कहते हैं ना डिवाइड कर दिए, तो हम किसी एक के लिए फिर फोर्स फाइंड करके बाकियों के लिए उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा है कि हमने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किए, हर एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर ये मैंने सिर्फ इसकी लेंथ और वो डिस्क्राइब करने के लिए बताया था। फिर आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आपके पास चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस, दैट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशनल। अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल हो तो क्या होगा, अगर 2 डायमेंशनल हो तो आपके पास अगर एक आप समझ लो जैसे कि कंप्यूटर डिस्क होती है, इसी तरह से एक थिन डिस्क है आपके पास, तो आप उसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं कर रहे बल्कि उस डिस्क के एरिया को कंसीडर करेंगे। जैसे आपके पास ये जो कंप्यूटर डिस्क है सीडी जो है, सो उसमें क्या आएगा फिर, वो एक सर्कुलर डिस्क है, अगर आप उसकी थिकनेस नहीं ले रहे सिर्फ एरिया ले रहे हो तो उसका एरिया फिर पाई आर स्क्वायर आएगा। तो उसमें फिर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या आएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने शो किया हुआ है कि सिग्मा, अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने किससे शो किया है, सिग्मा से। तो वो क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या आएगा, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू चार्ज ओवर एरिया क्यू ओवर ए। अब इसी तरह से अगर इस सरफेस को कोई आपके पास स्क्वायर सरफेस हो सकती है, रेक्टेंगुलर सरफेस हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, उसको आप इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सरफेस में डिवाइड कर दें, जो आपके पास हर सरफेस के लिए चार्ज कितना है, डी क्यू है, और इसके लिए एरिया कितना है, जी बेटा। अच्छा चलिए, मुझे नहीं पता था, मैं बता देती हूँ, इंग्लिश में दोबारा बता देती हूँ। ठीक है। सो अगर इफ वी हैव 2 डायमेंशनल सरफेस, फॉर 2 डायमेंशनल सरफेस, अच्छा अब ऐसा है कि फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आई विल go in both languages. I will use English as well as Urdu. Once I will describe everything in English, then I will repeat in Urdu for those students who feel comfortable with Urdu. So I will go with both the languages. So for surface charge density, we have
two-dimensional surface. Let's suppose we have a circular disk like a computer disk. So charge density will be sigma will be equals to charge per unit area. So if we divide the whole charge distribution into large number of very small elements of equal area and charge, so sigma will be equals to not equal area but it will have equal charge. So आपके पास surface charge density will be equals to dq over dA. आप इस तरह से we can say that we will have a symmetry as the charge is distributed uniformly. So if we calculate the charge density, surface charge density for the whole surface, or if we calculate for the small element, charge density will be the same. So we have defined dq in the form of surface charge density. So these equation 3 and 4 are very important. If we are taking the whole object, surface charge density will be charge over area, and if we are dividing the whole surface into small number of elements, large number of small elements, then sigma will be equals to dq over dA. Okay. I didn't describe the units for the linear charge density and the surface charge density. For linear charge density, the units will be charge per unit length, so coulomb per meter. And for surface charge density, the units will be coulomb per meter square. And the volume charge density, which I am going to describe, the units will be coulomb per meter cube. So, let me check. Sorry, इसको चढ़ाना पड़ेगा. Volume charge density. So, if we have a three-dimensional object, let's suppose a spherical surface, so the charge will be distributed uniformly along the surface of the sphere. The total volume charge density will be rho. Volume charge density will be shown, will be described by rho. Rho will be equals to total charge over total volume. If we divide the total spherical distribution or the three-dimensional object into large number of small elements, then charge on each element will be dq and the volume will be dV. So rho will be dq over dV, and dq can be defined in the form of the volume charge density, which is rho dV. So the units of the volume charge density will be charge per unit volume, that means coulomb per meter cube. So now today we are going to find the electric force due to these charge distributions. Here are some simple steps to be followed. First of all, if whatever is the object, you are given to find out the electric force or the electric field due to that object, you will first divide the whole charge distribution to be divided into large number of small charge elements. If we are given a charge disk or a thin rod of charge or thin wire of charge, or if we are given a spherical surface, we will first divide the whole charge distribution into large number of small charge elements. Then we will pick any orbit-free charge element, because we have created some symmetry. We will create some symmetry so that we can pick any arbitrary element. We will pick any arbitrary element and express the charge dq in terms of equation 2, 4 or 6. Equation 2 क्या है? If we have one dimensional object, then dq will be defined in the form of lambda. If we have two-dimensional object, then dq will be defined in terms of sigma. And if we have three-dimensional object, then we will define dq in the form of rho. So we will use these equation 2, 4 and 6 to define dq in terms of lambda, sigma or rho, depending upon whether the charge is distributed over the one-dimensional surface or two-dimensional surface or three-dimensional surface. क्योंकि आपके पास चार्ज वन डायमेंशन में है, टू में है, थ्री में, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप इसको डी क्यू को डिफाइन कर देंगे लैम्डा, सिग्मा या रो के फॉर्म में. Because dq is very small, we are taking large number of very small elements.
infinite number of small elements. So dq is infinitesimally small. This is where infinite number of we have infinite number of small elements, so dq is very small, so can be treated as a point charge. But we have the continuity, charge is distributed continuously. This is not a discrete situation. So if we are taking dq as a point charge just to use Coulomb's law to find out the electric force due to this dq on q naught, we will suppose that dq is a point charge. We will write the electric force between dq and q naught using Coulomb's law. The electric force between q naught and dq is written using the Coulomb's law. But because dq is distributed continuously over the surface, we can use the method of integration. We can use the calculus, and we will integrate this for the whole line or the surface. We will integrate this to find out the total force. To find out the direction of the force, we will take into account the directions and the sign. देखो, in this equation number 7, we haven't write the sign and the direction of the electric force. First, we will only calculate the magnitude of the electric force. Then we will take into account the sign of dq. Test charge is always positive. So if dq will be positive, the force will be the repulsive force, outward force, and if dq is negative, this will be the attractive force, inward force. So taking into account the signs, we will find the directions, and by drawing the vectors, we can find out the total force. So the total force will be then found by integrating this equation. These are the general steps which will be followed in each of the calculation, in each case. Today we are going to find out the electric force due to a ring of charge. So we will follow these steps. First, we will divide the continuous charge distribution into large number of very small elements. Then we will define dq in terms of charge density. Then we will write the electric force between dq and the test charge. Fourth step, we will take into account, we will consider the sign of dq and we'll find the direction of the force, and then in the last we will add up all the forces. We will not add up all the forces one by one, but actually due to the symmetry and the continuity, we will integrate this differential force and we will get the total force. Here is the mistake in equation number 8, and I'm sorry I haven't seen this. Let me correct this. Let me correct this. Sorry. So there was a mistake. I corrected this. We will integrate this differential force and we will get the total force. Total force F will be equals to integral dF. So now we come to the today's derivation, that is electric force due to the ring of charge. First I will explain from the figure, then I will go towards the calculation. We have now see that we are given a ring of charge. This will be given, or we can you can be given a description. In the question, maybe I give you the question like develop an expression for the electric force due to the ring of charge of radius r whose axis is along the z-axis and test charge is placed along the z-axis. Find the electric force due to the ring of charge on the test charge. Like this will be given. You will be given some situation that you have a ring of charge. I repeat,
Develop an expression for the electric force due to the ring of charge. This is the question, and the description is the ring of charge having charge q and radius r. The axis of the ring is z-axis, and the test charge on which you need to find out the force is located along the z-axis at distance this from the ring. These things will be given to you. So I repeat, let's suppose you are given the statement. Find out, I repeat the statement. Find out or calculate or develop the expression for the electric force due to the ring of charge on the test charge q naught. The ring of charge has charge q and radius r. The test charge q naught is located along the z-axis, which is axis of the ring, and the distance between the test charge and the ring is z. Okay, now I come to the explanation. If your question was, you are given a ring of charge of radius r whose total charge is q. The axis of the ring is z-axis. Axis of the ring means that axis which passing through the center. So this z-axis passes through the center of the ring. Let's suppose this is origin. This is origin for the case of simplicity. And you are given that test charge q naught is located along the z-axis, which is axis of the ring. This small gray test charge, this small circle gray is showing the test charge, this. So this is the test charge which is located along the z-axis at distance z from the center of the ring. So this test charge is located at distance z from the center of the ring. So find out, we have to find out the electric force due to this ring of charge on this test charge. So first of all, we will divide the whole charge distribution into small elements, large number of small elements. The ring is like a circle. You can just take that if we have a thin wire, a very thin wire of certain length, if we shape it as in a ring, this ring is a thin ring such that we are not considering its thickness, we are just taking its length. This is as thin as this figure. You have, if you had a wire, a very thin wire, and you shaped it in the form of a ring, so this will be a very thin ring of radius r. So what would be the length of the ring? That would be circumference, and circumference of this will be 2 pi r. So the length of this ring will be 2 pi r. We have divided this ring into small elements. This is one element whose charge is dq. This is a ring. एक ring एक circle है. Sorry, the ring is a circle. So if we are dividing into small elements. Each element will behave like an arc of the circle. Each element will be behaving like an arc of the circle, and each arc will be making some angle at the center of the circle. If we take this arc, so this will make some angle at the center of the circle. You have studied this in the trigonometry as well as in the circular motion in chapter 5 of the first year FSC, that if we have a small arc, small part of the circle, this will make some angle at the center of the circle, and this angle is d phi in radians. The smallest arc of the circle will make an angle of 0 radian, and the largest arc of this ring or circle will be the whole circle. The whole circle will be making the angle of 2 pi at the center. So if we are taking this small element, this will be making at center an angle of d phi, and the radius is r. This test charge is located at distance z from the center of the ring.
So let me describe. So the figure shows a thin ring of charge Q of radius r. Charge is distributed uniformly so that linear charge density is constant everywhere. Furthermore, we are considering such a thin ring whose length is taken into account, not the width. Here the radius of the ring is r, hence its length will be 2 pi r. We may write the linear charge density as the total charge over the total length. The total charge on the ring is Q and the total length of the ring is 2 pi r. So if we consider the ring to be consisting of the very small elements, each element consisting of the charge dq, to see this charge element of charge dq, what will be the length of this charge element? You can see this is the arc ds, and r is the radius and d phi is the total is the angle subtended by this charge element ds. You had studied that theta is equals to L over R in FSC, where L was the arc length and R was the radius of the circle. So this theta or this d phi will be equals to R over ds over R. D phi will be equals to ds over R. So ds can be written as R into d phi. You can go and see the relation for the angle in radians. That was angle in radian is equals to arc length over the radius. So d phi will be equals to arc length over radius and ds will be equals to r d phi. So for the linear charge density for this small element having charge dq and length ds, lambda will be equals to dq over ds and ds is equals to r d phi. So dq can be defined as lambda r d phi. Initially when I was showing you the charge density, the equation number 2 was written as dq is equals to lambda into dz. So that dz is the ds and ds is equals to r d phi. So dq is equals to lambda r d phi. So we have completed two steps. First, we have divided the whole charge distribution into large number of small elements, each element having charge dq and length ds. The length ds is making an angle d phi at the center of the circle. D phi is angle in the radian, which can be 0 minimum and maximum 2 pi, which is the whole circle. So the third step is we will find out the electric force between charge dq and the test charge q naught. The test charge q naught is located at distance z from the center of the ring. So if we make this distances like a triangle, this is distance z. So the test charge q naught and dq are the Coulomb force between these two charges will be equals to 1 over 4 pi epsilon naught q naught dq over r square, this r square, and this r can be written in the form of a triangle. This is distance z, this is r, and if we draw this, so if we draw these lines as a triangle outside this figure, we can see that z and r at right angles to each other. You can take a ring and practically draw this diagram. This r and z will be at right angle to each other, and r is the hypotenuse. So r square, small r square will be written as r square, capital R square plus z square by Pythagoras theorem. So the electric force dF between dq and q naught will be dF will be equals to 1 over 4 pi epsilon naught. Q naught is the same, and dq will be written as lambda r d phi over z square plus r square. R square will be equals to z square plus r square using the Pythagoras theorem.
So now you have calculated the electric force for the one charge element dq and the test charge q naught. If we need to find out the total force, we can integrate it. But first we have to see the direction of these forces. So for this charge element dq and test charge q naught, the Coulomb force will act along the line joining the two charges. This is the line joining the two charges. So the direction of force is written as this bold df, as both charges are positive. To find out the total force, let's see the symmetry. This z-axis is passing through the center of the ring. So for every element dq along one side of this z-axis, there will be the similar element along this side, along the right side. So if we calculate the electric force due to this element, the electric force will be df, shown by this dotted line. So if we add up these two forces, to add up these two vectors, we will divide these vectors into their rectangular components. One component will be along the positive z-axis of this force and this force, and the other components will be perpendicular to these. These are shown by these red vectors, and these red vectors are cancelling each other as these both are in opposite direction to each other. And this component which is along the z-axis and shown by the blue vector are in the same direction and they are being added. So I repeat, if we are taking the electric force due to one charge element on one side of the z-axis, there would be a similar charge element on other side of the origin or the z-axis or the center. So this charge element will be exerting a force df in the same manner if we are taking the same distance and same charge. If we add these two vectors, we will first resolve these into their rectangular components, and we see the rectangular component which is along the z-axis will be added and other components will be cancelled out. So we have taken only two elements. If we again repeat this exercise by taking two similar elements, one along the left side and one along the right side, let's suppose here and here, and we find the electric force and add their force component, we will see that z component will be added up and other components will be cancelled out. So we say that using the symmetry argument, we can say that for every element on one side of the z-axis, there will be a similar element on the other side of the z-axis. If we add the forces due to these charge elements, we see that the components of the forces along the z-axis are added and the components in the other direction, other perpendicular direction, which can be taken as x or y, are cancel out. So that means the total force will be only along the z-axis and all other components will be cancel out. So we can use the symmetry argument to establish that the total non-zero component, the only non-zero component of the force is the z component, and for every element dq of the ring, there will be another element of the charge dq at the opposite end of the diameter or the opposite end of the z-axis through the center of the ring. If we add these forces elements on q naught, due to these charge elements, all the forces other than the z component will be cancelled. So you can see, if this is df, this is angle theta, so we need to calculate only the z component. Z component is along the base of this triangle. If you consider, now you can see these two triangles are similar triangles having the same angle theta. So either we can use this triangle or this triangle, we will get the same ratios. So in this triangle, we can see that the z component is along the base, and along the base we can see that dfz can be written as df into cos theta. If you use the trigonometric ratios, cos theta will be equals to dfz over df, and dfz can be written as df into cos theta. And cos theta can be calculated from this triangle, as these two triangles are similar. So we can calculate cos theta from this,
and from this triangle we will see cos theta will be equals to base over hypotenuse small z over r. So if we write that dfz will be equals to dfz will be equals to df cos theta, we can put the equation df, this equation, we can put the value of df and cos theta. We will use this df, this cos theta in this equation df into cos theta. So in this equation df, you can see that 1 over 4 pi epsilon naught is constant, q naught is the test charge which is constant, lambda is the linear charge density which is constant, r is the radius which is constant, z square is the distance which is constant, and capital R square is again the radius. The only variable here is the d phi. If we are taking a charge element, a small charge element, this is making angle d phi which can vary from 0 to 2 pi. So the only variable will be d phi. And in cos theta we have z over r, this is also constant quantity. So if we put this df, there's a little exercise you have to do this by yourself. Put this df, use this df, this cos theta in this equation. Put these values in this equation. You will see that all other quantities will be constants. All other quantities will be constant and will be taken out from the integral. Only integral will be evaluated over the d phi. Integral will be calculated along d phi, and the integral you will see will be I just solved the integral here. This exercise was to be done by you, but let me tell you. This will be integral from 0 to 2 pi. Integral 0 to 2 pi. And this integral from 0 to 2 pi d phi will be equals to 2 pi. How come? Integral d phi will be equals to phi as integral ds is equals to x. So the limit is from 0 to 2 pi, so this will becomes 2 pi. So in this equation, you will have to do this little steps by yourself. You will put the value of df and cos theta, and then you will integrate the integral over d phi from limit 0 to pi, 0 to 2 pi, d phi will be equal to 2 pi. When you will substitute these equations, and then you will use this equation, lambda is equal to q over 2 pi r. So this will become this fz will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught q z over this. This will be done very easily. You have to complete this by yourself. And there are two special cases. One is z greater than r. That means z, what is z? The physical description of z is that z is the distance between the test charge and the ring, from the center of the ring. So if z is very greater than r, r is the radius of the ring. This describes the size of the ring. So that means the distance of the test charge from the ring is very much larger as compared to the size of the ring. So if you are at a very large distance from the ring will look like a point charge. The ring will not look like an object. This is a common observation that if
you are at very large distance from some object, the object will look like a point only. So if you use either binomial expansion or you do it directly that z is greater than r, you can see that this equation will be reduced in this form. Fz will be equals to 1 over 4 pi epsilon naught q over z square, which is similar to the equation of Coulomb's law for the point charges. This will show that at very large distance from the ring will behave like a point charge. And just wait a minute, yes. No, आप इसको solve कर लो. You solve this and you will see that there is power 3 over 2. And here is z in the numerator. So z will be cancelled out. Here will be z square. This will be the similar. This will become similar to the electric force between the point charges. नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, आप करके देखना. Which means at large distance from the ring, we can see the size of the ring is very small as compared to the distance between it and the test charge. Ring will behave just like a point charge, having charge q and is at distance z apart from the test charge. And the other case is for z is equals to 0. Z is the separation between the test charge and the ring. If z becomes 0, that means you have taken this test charge from this distance and have put it at the center of the ring. If this test charge will be placed at the center of the ring, this will be equally repelled by all sides of the ring. This is positive ring. If we have a negatively charged ring, then this will be attracted equally by all the sides. And the total force will be cancelled and Hz will become 0. Mathematically, we can see that if we put z is equals to 0, this expression becomes 0. And physically, we can describe that if z is equals to 0, that means the test charge is at the center of the ring. And this is logical because at the center of the ring, the test charge will be equally pushed by all the charge elements of the ring and the total force will be 0.